हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉस्मॉस सामान्य ज्ञान की बुक को पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी समरी दी गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री को। यह बुक जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। फ्रेंड्स, यह बुक जो है सभी वनडे एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि महेश कुमार वर्णमाल की बुक है। और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत को। और प्राचीन भारत में जो है हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हिस्ट्री शब्द के बारे में कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निर्मित हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। फ्रेंड्स, हिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से निर्मित है। हिस्ट्री शब्द जो है फ्रेंड्स वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निर्मित है। और हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं का कालक्रमिक विवरण का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। फ्रेंड्स, इतिहास क्या होता है? इतिहास जो है फ्रेंड्स एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं का कालक्रमिक विवरण जो है, मतलब मानव सभ्यता का विकास जो है उसको किस क्रम में हुआ है उसका लिखित वर्णन जो है व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। फ्रेंड्स, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। फ्रेंड्स, हेरोडोटस जो हैं इन्होंने 5वीं सदी पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री के शब्द के बारे में कि आखिर कहाँ से जो है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत के बारे में और पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतवर्ष संसार के प्राचीनतम एवं महानतम देशों में अग्रणी है। फ्रेंड्स, भारतवर्ष जो है वो संसार के प्राचीनतम एवं महानतम देशों में अग्रणी है। ऐतिहासिक स्रोतों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऐतिहासिक स्रोतों की उपलब्धता की दृष्टि से जो है हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में? साहित्यिक स्रोत। तो आइए बढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य तथा धर्मेतर लौकिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, साहित्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो उसको जो है धार्मिक साहित्य से प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य, जिसमें आते हैं फ्रेंड्स वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण। तथा ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत जाते हैं फ्रेंड्स जैन एवं बौद्ध साहित्य। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, राजकवियों एवं अन्य लोक कवियों द्वारा रचित जीवन चरित्र और स्थानीय इतिवृत्तियां, कल्पनाशील गद्य व पद्य साहित्य को सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण और उपनिषद का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वेद के बारे में। वेद भारत के प्राचीनतम साहित्य हैं। फ्रेंड्स, वेद जो हैं भारत के प्राचीनतम साहित्य हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासव्यास को माना जाता है। फ्रेंड्स, वेद के संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों के माध्यम से ही हमें वैदिक आर्यों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, वेदों के माध्यम से ही जो हम लोग जो है वैदिक आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, वेदों की कुल संख्या 4 है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अब तक कि वेदों की टोटल संख्या 4 है, जिसमें आ जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स,
इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मिलकर के क्या कहलाते हैं? संहिता कहलाते हैं। फ्रेंड्स आइए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का टाइम पीरियड है फ्रेंड्स 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद ऋचाओं में बद्ध भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स ऋचाओं में बद्ध भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद के अधिकतर मंत्र देव आह्वान, देव स्तुति से संबंधित हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित होत्र कहलाते हैं। फ्रेंड्स ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। फ्रेंड्स ऋग्वेद में टोटल हमारे 10 मंडल आते हैं, उसके अंतर्गत 1028 सूक्तियां हैं और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। फ्रेंड्स ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें 2 मंडल से लेकर के 7 मंडल तक जो है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वहीं पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़े गए मंडल हैं। ऋग्वेद की प्रासंगिकता को देखते हुए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स ऋग्वेद की उपयोगिता और प्रासंगिकता को देखते हुए यूनेस्को ने जो है इसे विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। फ्रेंड्स क्या होता है यजुर्वेद और यजुर्वेद में क्या है? तो आइए जानते हैं यजुर्वेद से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद फ्रेंड्स जो है कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों से संबंधित नियमों या विधानों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों रूपों में है। फ्रेंड्स यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। फ्रेंड्स यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं में विभाजित है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो पूछा गया कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों रूपों में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए यजुर्वेद। यजुर्वेद फ्रेंड्स जो है एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों रूपों में है। देखते हैं फ्रेंड्स शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। फ्रेंड्स जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य रूप में है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में वर्णित कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वायु कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? अधर्वायु। आइए फ्रेंड्स जानते हैं अब हम लोग सामवेद के बारे में। सामवेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान या गायन। सामवेद जो है साम शब्द से निर्मित है। सामवेद जो है साम शब्द से निर्मित है और साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गान या गायन। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में फ्रेंड्स क्या है? सामवेद में जो है यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, जिसे गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और इन मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है फ्रेंड्स? उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। किसके मंत्र हैं फ्रेंड्स? सूर्य स्तुति के। सप्त स्वरों सारे गामा पाधा नी की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है, अतः सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सारे गामा पाधा नी की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स सामवेद से। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके अपने मंत्रों की संख्या सिर्फ 75 है। सामवेद के जितने भी मंत्र हैं जो फ्रेंड्स वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसके अपने स्वयं के मंत्रों की संख्या केवल 75 है, 75 है। सामवेद की मूल 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं फ्रेंड्स? 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 है कौथुमीय, नंबर 2 राणायनीय और नंबर 3 जैमिनीय। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई सामवेद के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अथर्ववेद के बारे में। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स अथर्ववेद के बारे में। यह अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्व ऋषि के नाम पर ही इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। फ्रेंड्स अथर्ववेद का नाम जो है अथर्ववेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रचना जो है अथर्व के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया अथर्ववेद। इसे अथर्वागिरिस वेद भी कहा जाता है। फ्रेंड्स
इसको जो है अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण तथा विभिन्न औषधियों का वर्णन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है, या किस वेद में जो है जादू टोने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए अथर्ववेद। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसी यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न होने पर उसका निराकरण अथर्ववेद द्वारा ही किया जाता था, अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता था। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उस पुरोहित को हम लोग ब्रह्म कहते थे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों में वर्णित यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं उनकी क्रियाओं को विधिवत समझने के लिए गद्य रूप में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों एवं शिष्यों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक के नाम से जाना गया है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद शब्द जो है फ्रेंड्स उप तथा निषद नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप। फ्रेंड्स, उप का अर्थ होता है समीप तथा निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हो गया गुरु के पास बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठना। शिष्य गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था, अर्थात इसमें जो है शिष्य जो है गुरु के पास बैठकर ज्ञान को सीखता था। नेक्स्ट, उपनिषदों में कर्मकांडों का विरोध किया गया है तथा भक्ति के स्थान पर ज्ञान पर बल दिया गया है। वेदा का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता था। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद की रचना की गई है। फ्रेंड्स, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद की रचना की गई है। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जानते हैं महाकाव्य के बारे में। क्या है महाकाव्य? महाभारत तथा रामायण दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। इन दोनों को आर्ष महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे महाभारत तथा रामायण जो है वो दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। इन दोनों को आर्ष महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के रचयिता फ्रेंड्स महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता फ्रेंड्स महर्षि वाल्मीकि थे। इसका अंतिम संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। इसे भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है। फ्रेंड्स, रामायण को जो है आदि महाकाव्य भी माना जाता है। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि कंबन द्वारा रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। फ्रेंड्स, महाभारत जो है उसके संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह। जय संहिता का अर्थ होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स? विजय संबंधी संग्रह। नेक्स्ट है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो इसका राइट आंसर है महाभारत। वर्तमान समय में इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं स्मृतियां एवं पुराण के बारे में। स्मृतियां हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ मानी जाती हैं। विष्णु स्मृति को छोड़कर शेष सभी स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक माना जाता है। इसमें स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति तथा विष्णु स्मृति इत्यादि प्रमुख स्मृतियां हैं। देवल स्मृति एक पूर्व मध्यकालीन स्मृति ग्रंथ है, जिसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान प्राप्त होता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन पुराणों से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है पुराणों से।
पुराणों के रचयिता तथा संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उर्ग श्रवा को माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। फ्रेंड्स, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। फ्रेंड्स, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। फ्रेंड्स, हमारे वेद जो हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है उसमें ब्राह्मण थे कौशितकी एतरे। इसमें सूक्त थे फ्रेंड्स 1028 मंत्र थे। उपनिषद था कौशितकी एतरे। आरण्यक फ्रेंड्स था एतरेय कौशितकी। ह्रोत थे, अध्याता को क्या कहते थे? ह्रोत। और उपनिषद इसमें शामिल था प्रवर्तक आयुर्वेद प्रजापति। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ब्राह्मण थे तैत्तिरीय शतपथ। उपनिषद तैत्तिरीय कंठ श्वेतास्वर इस वृद्धायक मैत्राणी। आरण्यक तैत्तिरीय वृत्रण्यक शतपथ। अर्धायु अध्याता थे अध्यायु। धनुर्वेद और विश्वामित्र। सामवेद षड्विश पंचविश, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। 1875 मंत्र थे इसमें। केन छंदोग्य था उपनिषद, जैमिनीय छंदोग्य। और अध्याता को इसके उद्गाता कहते थे। और उपवेद था इसका गंधर्ववेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसमें गोपथ ब्राह्मण था। 6000 मंत्र थे। मांडुक्य प्रश्न मुंडक उपनिषद। अध्याता को ब्रह्म कहा जाता था और इसके उपवेद हैं शिल्पवेद अर्थात विश्वकर्मा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्राह्मणेतर साहित्य। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में। तो आइए जानते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध साहित्य के विषय में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स बौद्ध साहित्य के बारे में। तो आइए जानते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक का स्थान सर्वोपरि है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य ग्रंथों में जो है त्रिपिटक का स्थान सबसे ऊपर है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। फ्रेंड्स, त्रिपिटक में शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम पिटक। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। यह सभी पिटकों में बृहत्तम है। सुत्त पिटक जो है फ्रेंड्स, यह सभी पिटकों में सबसे बड़ा है। इसमें दीर्घ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर तथा खुद्दक नामक 5 निकायों में विभाजित किया गया है। इसे फ्रेंड्स दीर्घ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर तथा खुद्दक नामक 5 निकायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विनय पिटक। विनय पिटक यह सभी पिटकों में लघुतम है। इसके संकलनकर्ता उपालि हैं। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार का संकलन किया गया है। इसे सुत्त, विभंग, खंडक तथा परिवार में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अधिधम पिटक। इसके संकलनकर्ता मोग्गालिपुत्तित हैं। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। त्रिपिटक के अतिरिक्त मिलिंद पहनु, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं तथा महावस्तु पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावास्तु है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है कथावास्तु। महायान से जुड़े साहित्य को वैपुल्य सूत्र कहा जाता है। इसमें ललित विस्तार नामक ग्रंथ प्रमुख है, जिसे बुद्ध की जीवनी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारंग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। फ्रेंड्स, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं एक जो है अनुयोग द्वार है। जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाते थे। फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाते थे? पूर्व। इनकी कुल संख्या 14 थी। जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र से जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन प्राप्त होता है।
भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कल्प सूत्र की रचना जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु के द्वारा। आइए जानते हैं फ्रेंड्स धर्मेतर लौकिक साहित्य के बारे में। सबसे पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं फ्रेंड्स कौटिल्य, और ये किसके विषय में जानकारी देता है? मौर्य काल के विषय में इससे जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि, और यह जो है व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त, और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर। इसके रचनाकार हैं सोमदेव, यह भी जो है मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है बृहद कथा मंजरी। इसके रचनाकार हैं क्षेमेंद्र, यह जो है मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि, यह जो है फ्रेंड्स इसका विषय है पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। नेक्स्ट है नीतिसार। नीतिसार के रचनाकार हैं कामंदक, यह जो है फ्रेंड्स गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मालविकाग्निमित्रम। इसके रचनाकार हैं कालिदास। शुंग वंश के विषय में इससे जानकारी मिलती है हमें। मृच्छकटिकम। इसके रचनाकार हैं फ्रेंड्स शूद्रक, यह जो है गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। नेक्स्ट है हर्षचरित। हर्षचरित के रचनाकार हैं बाणभट्ट, यह जो है हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन इसमें शामिल है। नेक्स्ट है रामचरितम। रामचरितम के रचनाकार हैं संध्याकार नंदी, यह जो है बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवनी है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। इसमें जो है इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, यह जो है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है राज तरंगड़ी। इसके रचनाकार हैं कल्हड़, यह जो है कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो आइए जानते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों के तथ्यों में फेरबदल की संभावना नगण्य होती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों, सिक्कों, मुहरों, मूर्तियों, भवनों, स्मारकों आदि को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं हम लोग अभिलेख के बारे में कि क्या होता है अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण विभिन्न लेखों को अभिलेख की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स प्राचीन भारत में क्या होता था? लिखने के लिए कागज तो उपलब्ध था नहीं, जो कहीं स्तंभ पर लिख दिया गया, कहीं ताम्रपत्र पर, कहीं मुद्राओं पर जो शब्द वर्णित थे या वर्णन जो किया गया था, उनको क्या कहते हैं? हम अभिलेख कहते हैं। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एपिग्राफी। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख को सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के नाम उत्कीर्ण मिलते हैं, जिससे वैदिक कार्यों की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में अभिलेखों के प्रचलन का श्रेय अशोक को दिया जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया। यद्यपि सबसे पहले वर्ष 1750 में टीफेंथेलर द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। नेक्स्ट है अशोक के अतिरिक्त प्रमुख शासकों के अभिलेखों का विवरण जो नीचे दिया गया है। तो आइए जानते हैं प्रमुख अभिलेख व शासक। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके शासक थे कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, यह जो है किसके द्वारा है? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसके रचना का शासक है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, इसके शासक है मालवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, इसके शासक है प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, इसके शासक है बंगाल शासक विजयसेन। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ अभिलेख, यह जो स्कंदगुप्त शासक है। नेक्स्ट है मथुरा स्तंभ लेख, इसके शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है तालगुंडा स्तंभ अभिलेख, यह जो शांतिवर्मन और मयूर शर्मन
इसके शासक हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिक्के एवं मोहरे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।